The distance of point -1, -5, -10 from the point of intersection of line and plane. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले इस प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। वो जो भी आएगा उसकी गिवन पॉइंट से हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम किस तरीके से एक प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लेन ड्रॉ कर दिया। अब ये हो गई लाइन। ओके, मान लो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कुछ, इसका नाम दे देते हैं हम लोग पी पॉइंट। ओके, तो ये लाइन पर है, तो एक काम करते हैं, लाइन पर एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं। तो लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है, x-2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y+1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू z-2 डिवाइड बाई 12। ओके, अगर मैं इसको इसके बराबर k मान लेता हूँ तो हम p पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, जो कि एक जनरल पॉइंट है लाइन पर। तो वो क्या हो जाएगा, 3k + 2, 4k - 1 एंड 12k + 2। अब क्योंकि ये प्लेन पर भी है, क्योंकि लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल्सो लाइज ऑन प्लेन, सो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन क्या है प्लेन की इक्वेशन दी हुई है हम लोगों को x - y + z = 5। तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट सेटिस्फाई करवाना है। तो ये क्या हो गया, 3k + 2 - 4k + 1 प्लस z का मतलब हो जाएगा 12k + 2 = 5। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, प्लेन की इक्वेशन में इसको सेटिस्फाई करवा दिया। अब यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो देखो 3k और -4k, 3k और -4k, तो ये तो हो गया -k, तो ये हो जाएगा 11k। ओके, और जो नंबर्स हैं वो कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 2 + 2 5, तो ये तो 0 हो गया। तो इसका मतलब k = कितना आया, 0। तो हम लोगों को इसका मतलब p पॉइंट मिल जाएगा। p पॉइंट ये है, यहाँ पे k = बस 0 रखना है। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 2, -1, 2। नाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट एंड p पॉइंट। डिस्टेंस जो है हम लोगों को फाइंड करनी है, जो अभी हम लोगों ने p पॉइंट निकाला है वो, और ये पॉइंट एक दिया हुआ था -1, -5, -10। तो इसकी हम लोग डिस्टेंस अब निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 - -1 मतलब 3 का स्क्वायर 9, प्लस इसी तरीके से 16 + 144, तो ये हो जाएगा 169 मतलब 13। ओके, तो ये आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन वेक्टर फॉर्म में दी हुई है एंड द प्लेन, मतलब हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है लाइन की प्लेन से। ओके, तो लाइन की इक्वेशन क्या लिखी हुई है, देखो r वेक्टर = i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। तो लाइन की इक्वेशन हम पहले से क्या जानते हैं, r वेक्टर = a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, जहाँ पे a वेक्टर पोजीशन वेक्टर होते हैं पॉइंट ऑन लाइन एंड b वेक्टर इज द डायरेक्शन। तो यहाँ पे a, ये वाला वेक्टर तो क्या हो गया, a वेक्टर, और ये यहाँ पे जो दिया हुआ ये क्या हो गया हम लोगों का b वेक्टर। ओके, अब प्लेन की इक्वेशन क्या लिखी हुई है, तो प्लेन की इक्वेशन गिवन है r.n = p, ऐसा हम जानते हैं ना। तो r डॉट दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप = 5। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लेन की इक्वेशन इस तरीके से कुछ जानते हैं, r.n वेक्टर = p, तो यहाँ पे हम लोगों के पास b.n करके देख लेते हैं। क्या करके देख लेते हैं, b.n। तो ये तो प्लेन की इक्वेशन है, ये इस फॉर्म में दी हुई है। यहाँ पे मतलब इसका जो नॉर्मल है वो नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इसका नॉर्मल है। अब हम एक काम कर सकते हैं, जो लाइन की डायरेक्शन है बी वेक्टर और प्लेन के नॉर्मल का डॉट करके देख लेते हैं। तो डॉट करके देखते हैं, देखिए कितना आता है। तो ये कितने कितने के बीच में डॉट होगा, 2 5 3 वेक्टर i कैप j कैप k कैप डॉट 2 1
-3, तो ये कितना आएगा 4 + 5 - 9, तो ये तो 0 आ गया। इसका मतलब प्लेन का जो नॉर्मल है वो लाइन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब लाइन प्लेन के पैरेलल है, लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। मतलब ये जो अभी हम लोगों ने किया ना, इससे हम लोगों को ये पता लगा कि लाइन जो दी हुई है, लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। अब हम लोगों को जो डिस्टेंस निकालनी है वो इजीली आ जाएगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि लाइन पैरेलल है प्लेन के। सो डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन बिल्कुल उसी के इक्वल होगी जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट जो दिया हुआ है हम लोगों को ए ऑन द लाइन टू गिवन प्लेन। मतलब अब हम लोग यहाँ पे वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जो ए वेक्टर है उससे हम लोग ए पॉइंट लिख सकते हैं, और वो पॉइंट कितना है 1 1 2। और प्लेन की इक्वेशन अगर हम लोग इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करें तो ये क्या है 2x + y - 3z = 5। तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 + y की जगह 1 हो जाएगा, -3 z की जगह 2 -5 /√a² + b² + c²। तो वो कितना हो जाएगा, प्लेन की इक्वेशन से मिलेगा ना वो 4 + 1 + 9, और ये मॉड में। ठीक है, अब अगर इसकी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नीचे तो कितना होगा 5 + 9 √14, तो ये हो जाएगा 8/√14। तो ये गिवन लाइन की गिवन प्लेन से डिस्टेंस है। हम लोगों ने प्लेन के नॉर्मल और लाइन की डायरेक्शन का डॉट किया और वो आ गया 0। मतलब प्लेन का नॉर्मल जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है वो लाइन के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब लाइन कहाँ है, प्लेन पर, क्योंकि जो प्लेन का नॉर्मल होता है वो लाइन पर अवेलेबल सभी लाइंस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर। तो 3D के अंदर अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बातें पढ़ी हैं, लाइन, प्लेन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्फीयर। जैसे कि हम 2D में पढ़ते थे सर्कल, तो अब हम 3D में स्टडी कर सकते हैं अबाउट द स्फीयर। तो स्फीयर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है, बिल्कुल सर्कल की तरह ही डेफिनेशन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ स्फीयर इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव इन अ स्पेस। पहले क्या था, इन प्लेन था, अब क्या है स्पेस, इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन द कांस्टेंट। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर तो हम लोग जानते ही हैं, स्फीयर उन पॉइंट का लोकस है जो एक फिक्स पॉइंट से हमेशा फिक्स डिस्टेंस पर रहते हैं। 3D के अंदर है ना। तो यहाँ ये किस तरीके से अलग हुई डेफिनेशन, यहाँ ये क्या लिखा हुआ है स्पेस, और अगर हम सर्कल की यही डेफिनेशन लिख दें और स्पेस की जगह अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, स्पेस की जगह क्या लिख देते हैं, प्लेन, तो ये इक्वेशन हो जाएगी सर्कल की, मतलब एक डेफिनेशन हो जाएगी, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो जैसे कि सर्कल की इक्वेशन क्या हुआ करती थी, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। वैसे ही इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0 विद द सेंटर -u -v -w। वहाँ पे क्या होता था 2gx + 2fy होता था, तो 2gx + 2fy होने पे हम लोग सेंटर क्या लिखते थे -g, -f। यहाँ पे भी -g -f के साथ एक और एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे u v w हम लोगों ने साइन ले लिए हैं। मतलब जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, x के कोफिशिएंट का हाफ एंड माइनस मल्टीप्लाई, उसी तरीके से y के लिए, उसी तरीके से z के लिए। ओके, तो ये हो गई जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब इसके अंदर क्या बात दिख रही है वो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। फर्स्ट कि ये जो है इट इज़ अ सेकंड डिग्री इक्वेशन एक्स वाई जेड। यहाँ पे 2 2 2 है ना, और इन सबके कोफिशिएंट क्या है 1। देखो द कोफिशिएंट ऑफ x² y² z² आर इक्वल। सेम जैसे सर्कल में क्या होता था x² और y² के कोफिशिएंट क्या होते थे सेम, यहाँ पे x² y² z² के कोफिशिएंट कितने इक्वल। नेक्स्ट द टर्म कंटेनिंग द प्रोडक्ट एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स यहाँ पे नहीं है। जैसे कि सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई नहीं होता था, तो यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ये जो मल्टीप्लाई है इस तरह की कोई टर्म यहाँ पे होगी नहीं। अब देखो हम अलग अलग वेरियस फॉर्म देख लेते हैं स्फीयर की, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन वेरियस फॉर्म, है ना। यहाँ पे हम लोग हेडिंग एक लिख सकते हैं, चलो है इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन वेरियस फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म देखेंगे
इक्वेशन ऑफ स्पेयर विद द गिवन सेंटर एंड रेडियस। वहाँ पे सर्कल में अगर h कोमा के सर्कल की सेंटर और रेडियस r होता थी तो इक्वेशन क्या होती थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर हमें सेंटर दिए हुए हैं तो इफ़ सेंटर इज a कॉमा बी कॉमा सी एंड रेडियस है r, तो स्पेयर की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सर्कल और प्लेन में बस यही तो डिफरेंस है, जेड माइनस सी का होल स्क्वायर वाला, और तो कुछ स्पेशल यहाँ पे है नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर एंड रेडियस आर गिवन। ओके, तो अगर ओरिजिन क्या हो, अगर इफ़ जीरो, मतलब ओरिजिन ही बोल देते हैं, ओरिजिन इज सेंटर, अगर ओरिजिन सेंटर हो तो इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, ए बी सी जीरो हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, अब इसी तरीके से हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ स्पेयर इफ सी पॉइंट जो है जिसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है, ये है सेंटर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर को, एंड रेडियस, अगर रेडियस इज इक्वल टू आर है, रेडियस क्या है आर, तो हम नॉर्मली रेडियस को हम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए, ये यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है ए। बिल्कुल सही बात है, देखो ये एक सर्कल है, सर्कल मतलब स्क्वायर, अब यहाँ पे इसका क्या है, ये सेंटर है सी पॉइंट, तो इससे इसकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना, ये आर क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट, तो बस वही डेफिनेशन है जो लोकस वाली डेफिनेशन है, उससे हम लोगों ने ये लिखा है। अब देखो डायमीटर फॉर्म होता था सर्कल के अंदर, है ना, तो अगर हम लोगों को डायमीटर पता हो, इफ़ x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 are coordinate of extremities मतलब बिल्कुल डायमीटर के अगर एंड पॉइंट हो, एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर ऑफ अ स्पेयर, अगर स्पेयर के जो है किसी डायमीटर के एंड पॉइंट हम लोगों को गिवन है, तो हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पर 2D में लिखते थे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 प्लस y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 प्लस y माइनस y2, यहाँ प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई, और इसको भी थोड़ा सही लिख देते हैं, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। तो अगर x1 y1 z1 ए पॉइंट, बी पॉइंट x2 y2 z2 एंड पॉइंट ऑफ एनी डायमीटर ऑफ स्पेयर है, तो हम स्पेयर की इक्वेशन इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब वेक्टर फॉर्म की वैसे कोई खास जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर एंड पॉइंट जो है वो ए है, जैसे यहाँ पे था ये ए और ये बी, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और इसी तरीके से बी का पोजीशन वेक्टर अगर बी वेक्टर है, तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये इक्वेशन होती है अगर एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर और स्मॉल बी वेक्टर दिए हुए हैं तो। ओके, चलो अब हम लोग स्पेयर के बारे में कुछ बात पढ़ चुके हैं। वैसे तो पढ़ने को और भी बहुत कुछ है स्पेयर के अंदर, बट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान ही हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, इसमें है ना ये भी टॉपिक तुम देख सकते हो, या ऐसा होता है कि जैसे वहाँ पे हम लोग कैसा पढ़ते थे 2D के अंदर, एक
सर्कल है और एक लाइन है। तो हम देखते थे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी हो सकती है मतलब लाइन सर्कल को टच करे, इंटरसेक्ट करे, या फिर बाहर से ही चली जाए। उसी तरीके से एक प्लेन जो है सर्कल को टच भी कर सकता है, इंटरसेक्ट भी कर सकता है, और क्या कर सकता है, बाहर से भी जा सकता है। तो जब इंटरसेक्ट करेगा, अगर प्लेन किसी स्फीयर को इंटरसेक्ट करेगा, तो जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा वो इमेजिन करके देखो क्या होगा, वो एक क्या होगा, सर्कल। तो कभी कभी क्या होता है, उस सर्कल की रेडियस पूछ ली जाती है क्वेश्चन के अंदर ना। तो अभी इस तरह के क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। द सेंटर ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4। तो देखो मैं तुम्हें इस इक्वेशन दिखाता हूँ एक बार सर्कल की। ये इक्वेशन देखो, यहाँ पे u v w d कितने कांस्टेंट है, 4। तो हमें एक्चुअली किसी भी स्फीयर की यूनिकली इक्वेशन फाइंड करने के लिए 4 पॉइंट तो यहाँ पे दिए हुए होने ही चाहिए। तो 4 पॉइंट ये है दिए हुए हैं, इनसे जो है वो स्फीयर जा रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी इक्वेशन मान लेते हैं, जनरल इक्वेशन जो हम लोग जानते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। अब 1 बाय 1 इसमें पॉइंट सेटिस्फाई करवाते रहो। तो पहला पॉइंट क्या है, 0,0,0 ए पॉइंट मान लेते हैं। अगर हम इसको इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो बस d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है 0 2 0 इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। ये जो हम लोगों ने स्फीयर की इक्वेशन मानी है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 2ux मतलब 4u प्लस 0 प्लस 0 और d तो वैसे ही 0 है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों के पास जो है u की भी वैल्यू मिल जाएगी। u नहीं मिलेगा, सॉरी हम लोगों ने गलत लिख दिया। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, v। u लिख दिया मैंने v को, v ये वाली वैल्यू तो नॉन जीरो होगी क्योंकि y2 लिख रहे हैं ना हम लोग। तो 4 प्लस 4v इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका मतलब हम लोगों की v की वैल्यू भी आ गई। v की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट से भी हम लोग इसको सेटिस्फाई करवा देंगे। और सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 1, 0, 0। अगर हम ये पॉइंट स्फीयर जो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर लिखा हुआ है उसमें सेटिस्फाई करा देंगे तो उससे हम लोगों को u की वैल्यू मिल जाएगी और वो आएगी -1/2। सिमिलरली लास्ट पॉइंट जो स्फीयर पे दिया हुआ है वो कितना है, 0,0,4। अगर ये हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर सेटिस्फाई करवाते हैं तो इससे लास्ट वैल्यू जो हम लोगों को फाइंड करनी है वो w वो भी फाइंड हो जाएगी और वो कितनी आएगी, -2। इसका मतलब अब अभी तक हम लोग सेंटर फाइंड कर चुके हैं स्फीयर का। क्या फाइंड कर चुके हैं, सेंटर फाइंड कर चुके हैं, जो कि होता है -u -v -w। तो वो सेंटर कितना हो जाएगा, 1/2 1 एंड 1/2। तो इससे हम लोगों का जो है आंसर वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन mod r स्क्वायर -2r डॉट समथिंग -10 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट व्हाट। अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए हम सिंपल है ना, ऐसा आर वेक्टर जो है ना उसको क्या मान लो तुम, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मतलब इन शॉर्ट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब देखो ये अगर तुम यहाँ पे रखोगे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ क्या है एक्चुअली, मॉड आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर माइनस आर वेक्टर डॉट कोई वेक्टर है 2,4, -2 -10 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो क्या करोगे, आर को जो मैंने बोला वो रख दोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और -10 है तो इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पर स्क्वायर होने की वजह से वो वैसे रहेगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर इनका डॉट करेंगे तो कितना आएगा, -2x -4y -2z इज इक्वल टू 10, जो क्लियरली दिख रही है कि इक्वेशन किसकी है, स्फीयर की है। स्फीयर है। अब रेडियस कैलकुलेट करनी है तो रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस क्या होता है,
अंडर रूट यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 + 4 + 1। ओके, ये होगा 1 + 4 नहीं 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 ये नहीं होगा। देखो हम लोगों के पास ये जो वैल्यू आई, इसको एक्चुअली जो हम लोगों ने देखा था ना यहाँ पे डायमीटर फॉर्म, यही वो फॉर्म लिखी हुई है, इसको थोड़ा बहुत अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करके। तो अगर हम मिड पॉइंट निकालें ए और बी का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी जो रेडियस आएगी वो रेडियस कितनी आएगी 4। तो हम लोग आंसर इसका बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोल रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ द स्पेयर्स 1 and 2 इज द सेम एज द इंटरसेक्शन ऑफ द वन ऑफ द स्पेयर एंड द प्लेन। ओके, तो यहाँ पे दो स्पेयर की बात हो रही है। अब देखो, जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करूँ, दो सर्कल हैं, उनका इंटरसेक्शन है, तो उनके इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन निकालनी थी हम लोगों को। तो वहाँ पे हम कैसा करते थे, सर्कल 1 माइनस सर्कल 2 इज इक्वल टू 0। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोगों को दो स्पेयर की इक्वेशन लिखी हुई है। S1 क्या है, x² + y² + z² + 7x - 2y - z इज इक्वल टू 13। इसी तरीके से S2 सेकेंड स्क्वायर की इक्वेशन है, x² + y² + z² -3x + 3y + 4z इज इक्वल टू 8। हालांकि यहाँ पे x² y² z² के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में 1 1 1 दिए हुए हैं। मान लो एक में 1 1 1 होते, एक में 2 2 2 होते, तो 2 2 2 वाले को हम लोग क्या करते, पहले 2 से डिवाइड कर लेते। अब हम लोग निकाल सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड प्लेन है, जो प्लेन है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, जो दोनों का इंटरसेक्शन है, वो एक्चुअली होगा S1 - S2 इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों को बस करना है, तो ये कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर से 7x + 3x हो जाएगा, और फिर होगा -2y हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -3y - z - 4z इज इक्वल टू 13 - 8। तो ये कितना हो गया 5। तो एक्चुअली प्लेन की इक्वेशन आई 2x, ओके 2 नहीं आएगा, कितना आएगा 7 + 3 कितना हो गया 10x - 5y - 5z इज इक्वल टू 5। हाँ, अब 5 कॉमन ले लो, तो 2x - y - z इज इक्वल टू 1। तो ये वो प्लेन की इक्वेशन है जो में ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, साथ में ही दोनों दिए हुए स्पेयर का इंटरसेक्शन भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द स्पेयर इज कट बाय द प्लेन। अब एक स्पेयर है भाई, वो किसी प्लेन से कट हो रहा है, जैसे कि मान लेते हैं एक स्पेयर दिया हुआ है, ये इस तरह की कुछ बात हो रही है, ये स्पेयर है। अब ये एक प्लेन से कट हो रहा है, प्लेन से कट हो रहा है, तो हम देखो प्लेन जो है ना वो एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, माना कि वो बिल्कुल स्क्रीन में इस तरीके से, ये है ना, तो ये हो गया। अब एक काम करते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे कौन क्या है। तो ये तो है ब्लू में स्पेयर, और रेड में जो है वो प्लेन। प्लेन जब इंटरसेक्ट करेगा तो एक्चुअली यहाँ पे एक क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, सर्कल बनना चाहिए। मान लेते हैं ये जो है ओ, वो सेंटर है दिए हुए स्पेयर का, जो कि हम लोग देख सकते हैं क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट -1 1 एंड 2। ओके, अब क्या करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना दो उसी लाइन पर, प्लेन पर, ये परपेंडिकुलर बना दो, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दो। तो अगर मान लो हम ऐसा करते हैं, तो रेडियस इस इक्वेशन को देख के हम लोग पता लगा सकते हैं, अंडर रूट यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस डी से, तो रेडियस आ जाएगी हम लोगों की कितनी 5। अब यहाँ पे अगर मैं नाम दे दूँ इसको ए बी, और बीच में पॉइंट दे देते हैं हम लोग एल। ठीक है, तो इस डायग्राम से नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं कि स्पेयर जो है, स्पेयर इसकी इक्वेशन क्या थी, देखो x² + y² + z² + 2x - 2y - 4z - 19, और इसका जो सेंटर है, सेंटर वो कितना था -1 1 2। और बात अगर रेडियस की करें, तो रेडियस देख लो यहाँ पे कैसे हम लोगों ने वहाँ पे निकाला था, वैसे ही 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस डी, वो पहले से ही माइनस है, तो वो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हुआ हमारा कितना 6 + 19 25, मतलब 5 इज रेडियस। ओके,
अब जो ये ओ एल है, ओ एल क्या है, पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है टू द प्लेन, प्लेन की परपेंडिकुलर, मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओ टू प्लेन, गिवन प्लेन, और वो गिवन प्लेन क्या है, एक्स प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले ओ एल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ओ एल की कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी, -1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइड बाई √a² प्लस b² प्लस c² से 1 प्लस 4 प्लस 4। तो ओ एल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आ जाएगी 4। अगर ओ एल 4 आ गया और वो वहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब एल बी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना, पाइथागोरस ट्राइंगल से हम लोगों को वो दिख रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया रेडियस ऑफ द सर्कल, तो वही रेडियस ऑफ सर्कल है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं कि भाई ट्राइंगल ओ एल बी के अंदर देख लो तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो एल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √OB² माइनस ओ एल का स्क्वायर। तो वो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16 9, मतलब कि वो कितना हो गया 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन टू द स्पेयर दिस। अब है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए प्लेन बाहर है अंदर है इंटरसेक्ट कर रहा है क्या है, कर क्या रहा है। तो स्पेयर की इक्वेशन क्या है भाई, x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 2y माइनस 6z इज इक्वल टू 155। ठीक है, तो अगर हम सेंटर की बात करें स्पेयर की, तो सेंटर हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को -2 1 और 3। रेडियस भी निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ स्पेयर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, √4 प्लस 1 प्लस 9 माइनस हो जाएगा ना 55 उधर जाएगा, तो ये प्लस हो गया 155, तो हो गया 169 मतलब 13। ओके, अब देखो डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं सेंटर की प्लेन से। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम प्लेन, प्लेन से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर मान लो रेडियस से कम आई तो इसका मतलब वही मिनिमम डिस्टेंस है, मतलब सर्कल को प्लेन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए देखते हैं आती कितनी है ये। तो सर्कल हम लोगों को प्लेन की इक्वेशन ये है और पॉइंट है ये, तो पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 4 प्लस 9 माइनस 327 डिवाइड बाई √a² प्लस b² प्लस c² से हो जाएगा यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू आई हम लोगों की 338 डिवाइड बाई 13, जो तो 5 से ज़्यादा है। इसका मतलब अब हम लोगों को जो डिस्टेंस निकालनी है इसमें हम लोग रेडियस माइनस कर देंगे, तो हम लोग बोल देंगे ज़्यादा आ रही है क्या, रेडियस कितनी थी 13, ओह सॉरी मैं 5 समझ रहा था, ओके ओके। तो 338 को 13 से डिवाइड करके देखते हैं, 338 डिवाइड बाई 13, तो ये आ रही है डिस्टेंस 26, रेडियस कितनी थी हमारी 13, और हम डिस्टेंस सेंटर से निकाल रहे हैं प्लेन की, वो आ रही है 333 अपॉन 13। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी एक्चुअली यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस आई हमारी 338 अपॉन 13, वो बिल्कुल सही है। ये डिस्टेंस वैसे तो रेडियस से ज़्यादा है, रेडियस से ज़्यादा है, इसका मतलब जो प्लेन है बाहर की तरफ होगा। तो ये डिस्टेंस में से हम रेडियस को माइनस कर देते हैं ना, तो हमारा सरफेस से पता लग जाएगा हम लोगों को। देखो ये है इस पर और ये प्लेन है, ये डिस्टेंस आ रही है ज़्यादा, तो इसमें से रेडियस को माइनस कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, ए से बी पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस या फिर बोल सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस, तो वो कितना हो जाएगा 338 डिवाइड बाई 13 जो है उसमें से 13 को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 169 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 13। ठीक है।